Okay, a very most welcome to everyone who is here to watch my video. तो ये video is all about social science और मैं एक नई प्लेलिस्ट तैयार कर रही हूँ जिसमें मैं सोशल साइंस पढ़ाऊँगी। ये है क्लास 9th की एनसीईआरटी सोशल साइंस हिस्ट्री, ये वाली बुक है। इसकी हर एक चैप्टर को मैं कवर करूँगी। तो हम चलिए देखते हैं कि मैं क्या पढ़ाऊँगी। ये वाली बुक है, ये मेरी थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है बट इसी को मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो इसको हम पढ़ेंगे एंड ये इसमें इसका कंटेंट क्या है। इसका कंटेंट है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सबसे पहला चैप्टर। एंड देन उसके बाद दूसरा चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, Nazism and the rise of Hitler, Forest Society and Colorism, Pastoralist in the Modern World। तो ये 5 चैप्टर हैं, ठीक है। तो इसको मैं कंप्लीट करूँगी अपनी इस सीरीज़ में। तो चलिए देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर में जो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले उसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले वो दिया है बास्टाइल की फाइट से, वो दिखाते हैं कि बास्टाइल पे कैसे अटैक होता है, क्यों होता है, थोड़ा सा वो वहाँ पे दिया है। फिर उसके बाद फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। लेट एटीन सेंचुरी मतलब क्या है, जैसे कि 1700 से लेके, अच्छा एक्चुअली मेरा यहाँ पे माउस से मैं लिख रही हूँ तो इसलिए ये सही से लिखा नहीं रहा है। 1800 तक जब हम जाते हैं, 1700 से जब हम 1800 तक जाते हैं तो उसे हम 18th सेंचुरी कहते हैं। 18th सेंचुरी मतलब जब हम 17 से 18 की तरफ जाते हैं, उसमें दौड़ लगाते हैं, तो वो 18th सेंचुरी कहलाता है। तो लेट 18th सेंचुरी में मतलब क्या हो रहा था फ्रेंच सोसाइटी में, वो देखेंगे। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको एक एज अ स्टोरी हम पढ़ेंगे और ये एक ऐसा चैप्टर है जो यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा देखा जाता है। और ये 9th में सबसे इजी भी है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है सोशल साइंस का। हिस्ट्री में खासकर क्लास 9 में ये मेरा सबसे फेवरेट है और ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, तो वी कैन स्टडी दिस। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रगल टू सर्वाइव, कैसे फ्रेंच सोसाइटी में लोगों को सोसाइटी में कैसे उन लोग सर्वाइव करने के लिए जूझ रहे थे, क्या प्रॉब्लम्स हो गई थी, क्यों उनको खाने को नहीं मिल रहा था, क्यों क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी कि सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। सर्वाइवल के लिए 3 चीज़ ज़रूरी होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। और ये तीनों चीज़ें उनको क्यों नहीं परफेक्टली मिल पा रही थी, ये देखेंगे। द ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्वेस्ट्स टू एंड टू प्रिविलेजेस, इसमें देखेंगे कि कैसे एक नई क्लास आती है, एक मिडिल क्लास आती है। और वो कैसे मिडिल क्लास आने के बाद, वो जब मिडिल क्लास आ जाती है तो फिर वो कैसे पावर में आती है, ठीक है। और ये मिडिल क्लास कैसे ग्रो क्यों होती है, उसके पास पैसा कहाँ से आता है, उसके पास नॉलेज कहाँ से आती है। और इसके पहले हम ये भी देखेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी के में जो सोसाइटी थी वो किस तरह डिवाइडेड थी, कास्ट सिस्टम कैसे था, क्या था, तो वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे मिडिल क्लास कैसे इमर्ज होती है, कैसे उसके पास पावर आती है, कैसे उसके पास नॉलेज आती है। आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन क्यों लोग 18वीं सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में ही क्यों आउटब्रेक होता है। उसके पहले भी तो चीज़ें अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन आउटब्रेक इसी पे क्यों होता है, और ऐसी इतनी चीज़ें इतनी ख़राब क्या हो गई थी कि आउटब्रेक होता है, तो ये देखेंगे। देन फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, फ्रांस में फिर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची आ जाती है, ठीक है। 18th सेंचुरी में स्टार्टिंग में आप देखोगे कि कौन सा रूलर था, किसका रूल, किस डायनेस्टी का रूल वहाँ पे था, और फिर जिस डायनेस्टी का रूल वहाँ पे था तो वो रूल, वो किंग फिर कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बन जाता है, कैसे रूल ऑफ द किंग, जो सिर्फ किंग का रूल था, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से रिवोल्यूशन हुआ। रिवोल्यूशन की वजह से राजा ने ये एक्सेप्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्च
बन जाता है फ्रांस की सोसाइटी, और फिर वहाँ पे चीज़ें कैसे हैप्पी एंडिंग होती है कि उसके बाद चीज़ें और बेकार होती है, तो एक्चुअली में चीज़ें और ख़राब होती हैं उसके बाद, तो वो चीज़ें कैसे और ख़राब होती हैं तो वो देखेंगे। रीडिंग पॉलिटिकल सिम्बल्स, उस 18th सेंचुरी में फ्रांस की सोसाइटी में पॉलिटिकल सिंबल्स क्या थी, जैसे रेड कैप की मीनिंग क्या थी वहाँ पे, और ब्रोकन चेन का क्या मतलब था, ऐसे हम सिंबल्स की मतलब देखेंगे। फ्रांस एबोलिशस मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक। फ्रांस मोनार्ची को एकदम से खत्म कर देता, किंग ऑफ द रूल ऑफ द किंग, मोनार्च मतलब रूल ऑफ द किंग, इसको आप लिख लो, रूल ऑफ द किंग। फ्रांस कैसे रूल ऑफ द किंग को खत्म करके एकदम टोटल रिपब्लिक बन जाता है, कैसे एकदम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है, तो वो हम देखेंगे। आर डायरेक्टरी रूल फ्रांस, ठीक है। फ्रांस में फिर ऐसा कौन सा रूलर आता है जो अपने आप को डायरेक्टरी की तरह स्टैब्लिश कर लेता है, और वो ऐसे उस पावर में, उस वैक्यूम में ऐसा कौन सा क्रिएट हुआ था और उसमें वो कैसे डायरेक्टरी की पावर में आता है, ये देखेंगे। फिर ये जो यहाँ तक है डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस तक, ये सब क्या है, इवेंट्स हैं, इवेंट। ओके, अगेन मेरा माउस इज, आई हैव अ माउस, तो ये इसमें राइटिंग अच्छी बनेगी नहीं, माउस से राइटिंग अच्छी नहीं बनती है, बट या आई एबल टू मैनेज टू राइट इट। तो ये जो आप है ना, ये इवेंट इवेंट रहेगा, ठीक है। तो ये आप इवेंट पढ़ोगे। अब यहाँ पे देखोगे उस फ्रांस की सोसाइटी में रोल ऑफ द वुमेन, वुमेन्स का क्या रोल था, वुमेन्स का रोल इन द सेंस कि वुमेन वहाँ पे कैसी थी, उनकी लिविंग स्टाइल कैसी थी, उनको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती थी, उनको कितना रिस्पेक्ट मिलती थी। अब वुमेन्स का क्या रोल था, वो कैसी थी, क्या करती थी, उसके बारे में देखेंगे। उन्होंने रिवोल्यूशन में कैसे पार्टिसिपेट किया, उनका क्या, इसका उसका क्या इम्पैक्ट मिला, क्या इम्पैक्ट हुआ, तो वो देखेंगे। देन एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, तो वहाँ पे कुछ स्लेव सिस्टम चलता था, स्लेव 18th सेंचुरी में स्लेव सिस्टम चलता था। ये स्लेव सिस्टम स्टार्ट तो 14th सेंचुरी में चलता स्टार्ट हुआ था, और ये काफ़ी बाद में आके ख़त्म होता है। तो ये स्लेवरी सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ, और फ्रांस में उस स्लेवरी सिस्टम से क्या असर पड़ा, स्लेव्स को कैसा ट्रीट किया जाता था, उनको कैसी अपॉर्चुनिटी मिलती थी, उनको क्या क्या उनको लिविंग स्टाइल था उनका, और उनके ऊपर क्या असर पड़ा, उन डेमोक्रेसी का क्या असर पड़ा, उनको वोटिंग राइट्स मिले कि नहीं मिले, मिले तो कैसे उनसे उनको कैसे मिला और नहीं मिला तो कैसे नहीं मिला। तो ये हम देखेंगे एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी में। और स्लेवरी का अंत कब होता है, कैसे अंत होता है, वो भी देखेंगे। द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, तो ये जो रेवोल्यूशन हुआ था ये एवरीडे लाइफ पे कैसे असर करता है, इस रेवोल्यूशन से कौन कौन लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। इस जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये दुनिया का सबसे पहला रेवोल्यूशन है, ठीक है, जिसमें मोनार्च को हटा के कॉन्स्टिट्यूशन का इस्टेब्लिश किया गया था। जिस इस चीज़ की इंस्पिरेशन इवन इंडिया, अमेरिका में भी अमेरिकन रिवोल्यूशन हुआ था। तो ये फ्रेंच की कुछ फिलोसफर्स थे जिनसे जिनकी बातें अमेरिकन ने भी इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी पे चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी। तो फ्रांस में यस फ्रांस में जो ये रेवोल्यूशन हुआ था ये सबको इंस्पायर करता है, ये होल वर्ल्ड को इंस्पायर करता है। उसमें ये हमें बताता है कि कैसे हम किसी को अल्टीमेट पावर से गिरा कर उसको एक, अगर सब एक साथ आ जाए, यूनिटी हो लोगों में, तो लोग एक साथ आके कैसे अल्टीमेट पावर को गिरा के एक कॉन्स्टिट्यूशन ला सकते हैं, ठीक है। कोई भी जो चीज़ गलत है उसके खिलाफ कैसे फाइट की जा सकती है। तो इंडिया में भी जब इंडिया में जब रिवोल्यूशन हुआ था, फ्रीडम फाइटर्स ने जब स्ट्रगल्स किया था इंडिया में, तो वो भी या फ्रेंच रिवोल्यूशन से इंस्पिरेशन लेते हैं, तो ये इसीलिए हमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था थोड़ा सा देख लेते हैं। इट वॉज लास्टेड फ्रॉम 1789 to 1799. What's the profound political social upheaval in the France?
ठीक है। तो ये इसके कॉजेज़ क्या थे, कुछ इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल कॉजेज़ थे। इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या थे इसके, कि वहाँ पे फिनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी। ठीक है। सोशल इनइक्वालिटी थी वहाँ पे। वहाँ पे जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में डिवाइडेड थी। ये हम चैप्टर में देखेंगे वो 3 स्टेट में कैसे डिवाइडेड थी और वो क्या था। ठीक है। पॉलिटिकल क्राइसिस में हम ये देखेंगे कि कैसे लुइस 16 वीक हो गया था अपनी लीडरशिप में, और जब वो वीक हो जाता है तो कैसे सोसाइटी इमर्ज होती है, कैसे सोसाइटी को इनलाइटमेंट मिलती है। इनलाइटमेंट आफ्टर उनको उनके स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव से और उन फिलोसफर की बातों से मिलता है। फिर हम देखेंगे कैसे कैसे जब जब लुइस 16 ने एक मीटिंग बुलाई थी, जनरल स्टेट मीटिंग, उसमें कुछ लोग वहाँ से निकल के चले जाते हैं और वो बनाते हैं नेशनल असेंबली। ठीक है। नेशनल असेंबली को बनाया जाता है। ठीक है। तो इसका ये इस नेशनल असेंबली इसलिए बनाते हैं कुछ लोग मिलके जो वीक सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे, जिससे वो क्या कर सके, वो किंग की पावर को ले सके। ठीक है। फिर बस्टाइल पे जो हमला हुआ था जुलाई 1789 पे, ठीक है, ये इसलिए हुआ था क्योंकि बस्टाइल एक प्रिज्म था, जेल था, जिसपे जो राजा का पावर का डेमोटिक राजा की पावर का एक सिंबल था। तो राजा की पावर के सिंबल पे वो लोग अटैक करते हैं, और क्यों अटैक करते हैं ये चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। द ग्रेट फियर एंड द अगस्ट डिग्री। ठीक है। तो ये सारे एक्चुअली मेजर इवेंट्स हैं जो हम देखेंगे चैप्टर में, कि अगस्ट डिग्री, किंग ने अगस्त डिग्री क्यों साइन की। ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ये लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज प्रीएम्बल होता है। तो ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो उनका बना था तो उसका फर्स्ट पेज था। ठीक है। रिजीन ऑफ टेरर में एकदम खौफ वाला पीरियड आता है फ्रांस में, जिसमें मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने बहुत तंग किया था लोगों को। ठीक है। वो हम देखेंगे डिटेल में कि वो पावर में कैसे आता है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, और वो लोगों को तंग कैसे करता है। और वो जो 1 साल के पीरियड में जो वो वहाँ पे रहता है, तो वो 1 साल का पीरियड लोगों के लिए दहशत वाला पीरियड क्यों था। फॉल ऑफ मोनार्ची, फिर उसके बाद देखेंगे कैसे मोनार्ची रूल ऑफ द किंग गिर जाती है। ठीक है। फाइनली पूरी तरीके से। फिर उसके बाद नेपोलियन जो एक आर्मी का लीडर था, वो कैसे पावर में आता है और वो कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेता है। ठीक है। फिर इसके कुछ आउटकम्स देखेंगे। आउटकम्स में यही कि मोनार्ची का ख़त्म कैसे हुआ, सोशल रिफॉर्म्स क्या हुए, स्प्रेड ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ लाइक इक्वालिटी, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, ये सब कैसे स्प्रेड हुआ होल वर्ल्ड में। ठीक है। सोशल रिफॉर्म्स में यही देखेंगे कि जो वहाँ पे जो बर्थ राइट था, जो कुछ पोर्शन वाले लोगों को बर्थ राइट मिल रखा था, फेडरल प्रिविलेजेस मिल रखा था, वो कैसे हटता है, कैसे लोगों को इक्वालिटी मिलती है। ठीक है। नेपोलियन का जो नेपोलिक एरा में देखेंगे नेपोलियन कैसे पावर में आता है, वो कैसे फ्रेंच की सोसाइटी को एक अलग नज़रिया देता है देखने का, और बाकी देशों में जो वो सिर्फ फ्रांस में उसने फाइट नहीं की थी, वो बाहर के देशों में भी थोड़ा जाके फाइट करता था। वो एक्चुअली में नेपोलियन का पार्ट ये जो है ना, नेपोलियन का, ये 9th में ज़्यादा कवर नहीं किया है, 10th में बहुत अच्छे से कवर किया है। तो आप 9th में थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर बाकी जो बचा है वो 10th में पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा देखेंगे, नेपोलियन आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा 9th में, तो वो इंट्रोडक्शन पार्ट अब नेपोलियन का 9th में देखेंगे। ठीक है। तो ये है यस, तो ये है हमारी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ओवरव्यू जो मैंने आपको दिया है। और इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं इम्पोर्टेंस में देखते हैं कि हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों पढ़ते हैं। हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये हमें सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में बताता है। ठीक है। उसमें हमें बताता है कि कैसे फ्यूडलिज्म का एबॉलिशन हुआ था। ठीक है। कैसे मॉडर्नाइजेशन आई थी सोसाइटी में। ठीक है।
और ये हमें बताता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे डेमोक्रेसी, फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी रखा जा सकता है, ठीक है, और कैसे एब्सोल्यूट मोनार्ची को हटाया जा सकता है, ठीक है, और कैसे नई नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का जन्म होता है, जैसे कि लिबरलिज्म, सोशलिज्म एंड नेशनलिज्म, ठीक है, ये कैसे लोगों के आइडियाज़ को रिफॉर्म करता है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के बारे में हमें बताता है कि जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीक, ये कुछ ह्यूमन राइट्स जो बेसिक राइट है वो ह्यूमंस को क्यों मिलने चाहिए, ठीक है। और एक लिबर्टी, इक्वेलिटी, फर्टिलिटी, ठीक है, ये इसके बारे में हमें बताता है। वुमेन्स राइट, वुमेन्स के राइट्स के बारे में, क्योंकि अगर लड़कों को मिल रहा है तो वुमेन्स को भी मिलना चाहिए राइट, ठीक है। तो कैसे एक सोसाइटी में लोगों ने संघर्ष किया अपने राइट्स के लिए, बेसिक राइट्स पाने के लिए, ठीक है, वुमेन्स ने कैसे स्ट्रगल किया अपने बेसिक राइट्स पाने के लिए, और ये किस तरह फ्रेंच रिवॉल्यूशन ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट करता है। एक्चुअली इसने ग्लोबल लेवल पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किया था कि इसने जो कॉलोनियल का जो रूल था ओवर द अमेरिका, एक्चुअली जो ब्रिटिश थे वो सिर्फ इंडिया पे कैप्चर नहीं करके रखे थे, उन्होंने बहुत जगहों पे कैप्चर किया था। तो जो कॉलोनियल रूल था उसको कैसे एक चिंगारी मिली फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद, हर जगह धीरे धीरे चिंगारी लगी, और फिर जब चिंगारी लगी तो फिर सबने रिवॉल्यूशन किया। तो पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद कई सारे रिवॉल्यूशंस होते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल वायलेंस एंड टेरर, ठीक है, पॉलिटिकल वायलेंस एंड टेरर के बारे में आपको पता चलता है कि कैसे पॉलिटिकल रूलर्स कैसे अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, कैसे वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें सुधारने की जगह चीज़ें खराब भी कर सकते हैं, चीज़ें सुधार भी सकते हैं एक लीडर। तो लीडर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर उनके पास पावर है। तो उसके बारे में टेरर और उनके वायलेंस का हमें पता चलता है। जैसे फ्रेंच सोसाइटी में आप देखो कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का वो एक हीरो की तरह आता है, एंड देन फिर वो कैसे विलन बन जाता है। लाइक वो एक पीरियड जब उसको पास पावर आती है तो वो कैसे नो वन लाइक्स हिम, जब उसको पावर मिलती है तो किसी ने उसको पसंद नहीं किया, और फिर उसके बाद वो मौत की घाट पे कैसे चला जाता है, वो मर कैसे जाता है, ऐसा क्या हो गया था, तो इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। लेसन्स इन गवर्नमेंट्स, it serves as a cautionary tale about the complex and political pitfalls of revolutionary change in governments। तो गवर्नमेंट्स जो कैसे लोग गवर्न कर रहे हैं तो उसके बारे में बताता है कि गवर्नेंस कैसे एक सोसाइटी को चेंज कर सकता है, और कैसे वो उसके अच्छे पीरियड ऑफ टाइम पर ले जा सकता है, और कैसे उसको गिरा सकता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट। तो ये है हमारा कंटेंट। तो हम सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, देन उसके बाद सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, देन नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, देन हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉर्नलिज्म। फिफ्थ चैप्टर है पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। अगर मेरी पर्सनल माने तो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर मुझे फ्रेंच रिवॉल्यूशन लगता है, सबसे इंटरेस्टिंग है और सबसे मज़ेदार, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। अगर डिफ़िकल्ट चैप्टर भी देखा जाए कि विच इज़ अ डिफ़िकल्ट चैप्टर, तो दैट इज़ चैप्टर नंबर 2। ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है समझने में, क्योंकि ये तो और लेंदी भी है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है पहली बार पढ़ने में और समझने में, डिफ़िकल्टी लेवल पे देखें तो। फिर सेकंड डिफिकल्ट चैप्टर हम नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर कह सकते हैं, क्योंकि बहुत लेंदी भी है। अगर आप इसको समझ गए तो फिर ठीक है, लेकिन हाँ इसमें भी थोड़ी सी डिफिकल्टी है, बट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट तो चैप्टर नंबर 2 है। लेकिन राइज ऑफ हिटलर पढ़ने में मज़ा आएगा कि वाई हिटलर बिकम द हिटलर, क्योंकि हिटलर को कहा जाता है कि हिटलर वॉज नॉट बॉर्न, ही वॉज मेड। तो वाई वी से दैट, और हिटलर की बैक स्टोरी कैसी थी, ऐसा ट्रेजिक ऐसी क्या चीज़ें उसकी लाइफ में हो कि वो इतना खूंखार, इतना भयंकर, इतने सारे उसने मास मर्डर कर दिया लोगों का। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू स्टडी, और आपको रियल टर्म्स में पता चलता है कि दहशत जो
सोसाइटी में हुई है। ये तो हम टेरर मूवीज और एनिमे में बहुत देखते हैं, बट रियल लाइफ में वैसा दहशत हुआ है। एनिमे में जैसे कि अगर आपने देखा हो तो डेथ नोट में बहुत ज़्यादा लोग मरते हैं, ठीक है। और अटैक ऑन टाइटन में आई थिंक बहुत ज़्यादा, उसमें भी 70% या 80% लोगों को मार डालता है। तो ये जो दहशत है ना, लाइक लिटरली यू जो दिस दहशत आप रियल लाइफ में देख सकते हो कि हाँ ऐसा जिंदगी में हुआ है, हिस्ट्री में हुआ है, तो वो रियल टर्म्स में हुआ है। तो आप हिटलर में ये पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, और आपको रियल टर्म्स से पता चलेगा कि हाँ उसकी फ़ोटोज़ अगर देखोगे हिटलर की तो आपको रोंगटे खड़े करने वाली फ़ोटोज़ हैं हिटलर की, ठीक है। फिर फॉरेस्ट सोसाइटी इन कॉर्नलिज्म, ये बहुत ही ये इजी चैप्टर है और ये अच्छा लगता है, मतलब इट्स फाइन, इट्स क्वाइट क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ये फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर मुझे इजी चैप्टर में मैं डाल सकती हूँ, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसमें जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हैं समझने के लिए, और डिफ़िकल्टी लेवल में सेकंड चैप्टर इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट अकॉर्डिंग टू मी, एंड थर्ड चैप्टर उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और सबसे अगर इंटरेस्टिंग चैप्टर बोले तो वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, तो मैं सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही पढ़ाऊँगी। तो ओके फाइन, हम देखते हैं। And thank you so much for watching my video, and hope you will like my videos and do subscribe, and at least share my videos to your 5 of your friends and to your relatives. It will help you. Or thank you.